मैं अशोक त्यागी आप सब बच्चों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कक्षा 10वीं की इतिहास से रहेगी। आज हम इतिहास की जो हमारी पुस्तक है कक्षा 10वीं की, उस इतिहास में से हम जानेंगे। आज हम भारत की राष्ट्रवाद, जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है उसको विस्तार से जानेंगे। बड़ा वेटेज रखता है बोर्ड परीक्षा में भारत में राष्ट्रवाद। ध्यान देंगे आप, अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, भारत में राष्ट्रवाद। तो हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, किस तरीके से उत्तर देना है, किस तरीके से क्या करना है, इन सब छोटी छोटी बारीकियों को हम इस अध्याय में समझेंगे। तो आज हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। क्या क्या इस अध्याय में रहेगा, हल्के से बारीकी से देखते हैं क्या क्या पढ़ोगे आप। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रवाद की। आप सबसे पहले हम परिभाषा देंगे, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। इसके बाद दूसरा हमारा रहेगा, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा होगी। और इससे पूर्व हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है। इसी दरमियान असहयोग आंदोलन के दौरान हम बात करेंगे, ठीक है, यहां एक घटना हुई थी रॉलेट के, जलियांवाला बाग। इसके बाद हम बात करेंगे चोरा की जो घटना होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अन्य भी हमारे बिंदु रहेंगे इसी अध्याय में। इसके बाद हमारा अन्य जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा साइमन कमीशन रहेगा हमारा। इसी दौरान हम बात करेंगे, इसी अध्याय में आपको ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात रहेगी। इसी दौरान हम चर्चा करेंगे, इसी अध्याय में आपको ध्यान देना है, दांडी मार्च की बात करेंगे। इसी दौरान हम बात करेंगे गिरमिटिया मजदूर क्या हैं, गिरमिटिया मजदूरों के बारे में चर्चा होगी। इसी दौरान हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौते की चर्चा होगी। इसी दौरान चर्चा होगी हमारी पूना पैक्ट के बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसी कई बातें इस अध्याय में हम जानेंगे। भारत की राष्ट्रवाद से लेकर 1920 के बाद का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया फलक जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे, गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा होगी। इसके दौरान हमारे जो नायक बन के आया था राजू के बारे में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारे एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, भविष्य नीति क्या है, जो हमारा पिछला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें पूछा था बच्चे ने भविष्य नीति क्या है। तो भविष्य नीति क्या है विस्तार से आप समझ सकते हो। किसी राष्ट्र के द्वारा भविष्य के लिए बनाई गई भावी योजनाओं की नीति क्या कहलाती है, भविष्य नीति कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग कार्य करता है, इससे पहले योजना आयोग हमारे लिए 5 ईयर्स जो प्लान बनाता था भविष्य के लिए, वो हमारी क्या थी, भविष्य नीति थी। चलिए हम इस पार्ट में एक एक टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म क्या है। एक एक चीज को समझेंगे। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियो में आपका संतुष्टिपूर्ण उत्तर दूंगा, ठीक है। कोई आपका डाउट वाला प्रश्न है उसको भी पूछते रहेंगे मुझसे आप। तो ये हमारा वेटेज वाला प्रश्न है, कम से कम 5 से 6 नंबर के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक चीज आप विशेष ध्यान देंगे तैयारी करते समय, सभी बच्चे
जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ते जाएंगे, साथ में जो हमारे अति लघुत्तरात्मक और जो हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको साथ में बड़ी तैयारी के साथ करते रहोगे, क्योंकि इस साल अच्छा चांस है सामाजिक ज्ञान में एक नया इतिहास बनाने का, क्योंकि आप 100 में से 100 नंबर पा सकते हो आपकी। चलिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद। तो हमने अभी एक चर्चा की थी राष्ट्रवाद क्या है, तो सबसे पहले आप जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, सभी बच्चे जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, आपका अपने देश से प्रेम, ठीक है, अपने देश से प्रेम, लगाव, ठीक है, यानी आपका अपने देश से जो प्रेम या लगाव है, अपने देश को आप अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ समझने का जो भाव है, वही क्या है, राष्ट्रवाद है। ध्यान देंगे आप, अपने देश को अन्य देशों से श्रेष्ठ समझने की भावना, अपने देश से प्रेम और लगाव की जो भावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखिए, हमारे देश में 31 अक्टूबर 1900 अगर हम बात करते हैं, एक नई नई चीजों भरकर सामने आती हैं। आपने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हमारे देश में 1600 में, उसके बाद धीरे धीरे विस्तारवादी नीतियों के बाद वो हमें अपना गुलाम बना लेती है, अपना उपनिवेश बना लेती है। तो देखिए, भारतीय राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले गांधी जी। देखिए, 9 जनवरी 1915, ध्यान देंगे, नोट करेंगे। ये देखिए आपकी 10वीं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी जो आप आरपीएससी या यूपीएससी भी परीक्षा देते हैं, उसमें भी कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। तो देखेंगे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। ठीक है, गांधी जी की क्या होती है, अफ्रीका से वापसी होती है। ध्यान देंगे, गांधी जी की अफ्रीका से क्या होती है, वापसी होती है। एक चीज ध्यान, पहला नोट करेंगे, इस दिन क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, गांधी जी आते हैं और गांधी जी के बाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है, कांग्रेस को एक नया जनाधार मिलता है। इसके बाद हमारे जो सांप्रदायिक ताकतों ने देश को बांट रखा था, उनको एकजुट करने का एक सहारा मिलता है महात्मा गांधी के रूप में। तो हमारे भारत के राष्ट्रवाद को एक नई जान फूंकने का काम करते हैं महात्मा गांधी। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रवाद की जो भावना बलवती हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या क्या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं खिलाफत वाली। देखिए क्या क्या रहेगा, तो हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। पहला रहेगा खिलाफत। क्वेश्चन आपसे पूछा है खिलाफत क्या है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी के कुछ कहने पर, क्योंकि उस समय जो अली बंधु थे, ध्यान देंगे 2 नाम आपके सामने रहेंगे इस खिलाफत आंदोलन के दौरान। एक का नाम रहेगा, ठीक है, नोट करके रखेंगे आप, एक रहेंगे शौकत अली खान, शौकत अली, और एक तरफ थे इनके भाई मोहम्मद अली। ध्यान देंगे, मोहम्मद अली, इन्हें अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता था। होता क्या है, क्योंकि आपने देखा था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और 1918 के दरमियान क्या होता है, तुर्की जो था, ओटोमन जो तुर्की का, ठीक है, तुर्की हार जाता है इस युद्ध में, और हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को यह लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार, जो ओटोमन तुर्की का जो शासक खलीफा था, उसकी शक्तियों को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि खलीफा उस समय विश्व के
मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता था। कौन? खलीफा। ये कहां का शासक था? ये तुर्की का शासक था। ध्यान देंगे, तुर्की का शासक था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? खलीफा। ध्यान देंगे इस पे, खलीफा। यानी खलीफा का मतलब होता था विश्व का सबसे बड़ा धर्मगुरु। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की की हार होती है। सभी मुसलमान इससे चिंतित थे कि कहीं ब्रिटिश सरकार, कहीं अंग्रेज लोग तुर्की के सम्राट की जो खलीफा कहा जाता था उसकी शक्तियों को कहीं कम ना कर दे, या शक्तियों में कमी ना कर दे, या उसको कहीं अपदस्थ ना कर दे। तो आप ध्यान देंगे, महात्मा गांधी के सहयोग से शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा तुर्की के सम्राट खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया था 1921 में होता है, 20-21 के दरमियान। कहीं कि आपको 1919 से लेकर 1924 तक भी मिल जाता है। ठीक है, हम लोग आपकी जो एनसीईआरटी की कोर्स है, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे। तो शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में तुर्की के सम्राट खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में याद कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ बात हुई थी इससे पहले जबरन भर्ती हो रहे थे, बेकार जैसी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया था। तो देखिए, कुछ शब्द हैं आपके में, जैसे हम बात करते हैं बेगार है, जबरन भर्ती है। ध्यान देंगे, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, बेगार बिना पगार के किया करवाया गया कार्य। ध्यान देंगे, जहां पगार ना हो, कोई वेतन ना हो, ठीक है, बिना वेतन कराया गया कार्य। पहली चीज ये होती है बेगार, यानी बिना वेतन के आपसे कोई कार्य करवा ले तो उसे आप क्या कहेंगे? बेगार कहेंगे। जबरन भर्ती इच्छा विरुद्ध, ठीक है, इच्छा विरुद्ध, ठीक है, की गई भर्ती क्या कहलाती है? जबरन भर्ती कहलाती है। ध्यान देंगे, सरल है ये बिल्कुल। जब आपकी इच्छा नहीं है और इच्छा विरुद्ध किसी को कहीं भर्ती कर दिया जाता है, तो ये खासकर हमने देखा था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 18 तक। तो ब्रिटिश सरकार ने गांव में जाकर वहां के युवाओं को जबरदस्ती जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया। इससे भी भारतीय जनता में आक्रोश पैदा हो गया। चलिए, और क्या रहेंगे इसमें प्रश्न? अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो देखिए, असहयोग आंदोलन से प्रश्न बन सकता है, कई बार पूछा भी जाता है। असहयोग से बड़ा छोटा कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखेंगे असहयोग आंदोलन को लेकर, ठीक है, इसको लेकर, असहयोग आंदोलन को लेकर देखेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे। असहयोग आंदोलन, ठीक है, लेकिन इस असहयोग आंदोलन से पहले कुछ घटनाएं घटी थी, उनको भी विस्तार से आप समझ लें। पहले देखिए, असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, इसकी बात की जाती है, जनवरी 1921 में इसको शुरू कर दिया जाता है। तो इससे पहले हम बात करेंगे इस असहयोग आंदोलन की नींव कहां से तैयार होती है, कौन कौन से ऐसे आंदोलन होते हैं, क्या क्या रहता है। तो देखिए, गांधी जी ने क्या किया था, 9 जनवरी 1915 को ये लोग आते हैं, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की भारत वापसी होती है। गांधी जी की भारत वापसी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1917 की घटना। आप ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है चंपारण जो सत्याग्रह होता है उसके बारे में जानेंगे।
तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण बिहार में जो नील की खेती कर रहे किसानों के दुखों को देखते हुए, उनकी कठिनाइयों को देखते हुए, बढ़ते हुए लगान और नील की खेती को देखते हुए, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण बिहार में सत्याग्रह चलाया गया। ये नील की खेती के विरुद्ध में चलाया गया पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी के द्वारा। इसी दौरान 1917 में ही, ठीक है, आप ध्यान देंगे, जो खेड़ा है गुजरात में पड़ता था, वहां खेड़ा में अंग्रेज सरकार ने लगान बढ़ा दी थी। क्या किया था, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता था खेड़ा, ध्यान देंगे, गुजरात में। यहां क्या था, किसानों पर, ठीक है, लगान बढ़ा दी थी। क्या बढ़ा दी थी, लगान बढ़ा दी। तो बढ़ी हुई लगान को कम करवाने के लिए 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा में आंदोलन किया गया। इसी दौरान 1918 की बात करते हैं, आप ध्यान देंगे, 1918 में अहमदाबाद, ठीक है, मिल मजदूरों के लिए आंदोलन चलाया था 1918 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर चंपारण जो बिहार में है, वहां पर नील की खेती कर रहे किसानों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए, जो अंग्रेज लोग जबरदस्ती खेती करवाए थे, उनके विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए, सत्याग्रह चलाने के लिए 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। इसके बाद खेड़ा में, गुजरात में जो किसानों पर लगान बढ़ा दी थी, उसके लिए आंदोलन चलाया था। और ऐसे ही 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भी गांधी जी ने क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। ये है आपके प्रमुख, पूछा भी जा सकता है इनमें से किसी को भी आपसे। देखिए, असहयोग आंदोलन से पहले क्या एक बड़ी घटना होती है, क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या घटना हो सकती है, वो है रॉलेट एक्ट। पूछा जा सकता है रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट इसे क्या कहा जाता है, अगर आपको पता हो, इसे काला कानून कहा जाता है। क्या कहा गया है इसे, काला कानून, ठीक है। ये भारतीयों को कुचलने के लिए, भारतीय राजनीतिक आंदोलनों को कुचलने के लिए, ब्रिटिश सरकार के विरोध को दबाने के लिए, ठीक है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कानून पारित किया गया था। उसमें कहा गया था किसी भी भारतीय को, ठीक है, किसी भी भारतीय को किसके आधार पर, शक के आधार पर 2 साल के लिए, ठीक है, कैद, ये प्रावधान कर दिया गया था। यानी ध्यान देंगे क्या लिखना है, रॉलेट एक्ट क्या है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, जिसके द्वारा भारतीयों के बढ़ते विद्रोह को कुचलने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ भारतीयों को शक के आधार पर, ठीक है, 2 साल के कैद का प्रावधान कर दिया गया, जिसमें उन्हें ना तो अपनी दलील रखने के लिए, ना अपना वकील रखने के लिए क्या थी, अनुमति, ठीक है, नहीं थी। यानी किसी भी भारतीय को ना तो अपनी दलील ना वकील रखने की कोई अनुमति थी, उसको सिर्फ 2 साल के लिए कैद थी। ये जो कानून था, इसको काला कानून कहा जाता है, ठीक है। यानी भारतीयों को पूरी तरीके से कुचलने के लिए, भारतीय आवाज को जो बुलंद हो रही थी आजादी के लिए, उस बढ़ती आवाज को दबाने के लिए एक नया कानून लेके आई थी अंग्रेज सरकार, जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया था, जिसमें भारतीयों को सिर्फ शक के आधार पर 2 साल की कैद की व्यवस्था कर दी गई थी। इस दरमियान ना उन्हें दलील ना वकील की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। इसे कहा जाता था रॉलेट एक्ट।
इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए रॉलेट एक्ट हो गया था तैयार। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में, ठीक है, विरोध होने लगा। अगर हम बात करें 6 अप्रैल 1930 को भी, ठीक है, इसका पूरे देश में विरोध शुरू हो गया था। इसी दरमियान क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 10 अप्रैल 1930 को, ठीक है, खासकर पंजाब में हम बात करते हैं, खासकर पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां हुई और पंजाब में क्या लगा दिया गया था, मार्शल लॉ लगा दिया था। ध्यान देना, मार्शल लॉ लगा दिया था। हर कोई नहीं बताता है, विस्तार से आप समझेंगे कि 10 अप्रैल 1930 को, तारीख थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, 1919 है, ठीक है, 1919 है, विशेषकर ध्यान देंगे तारीख को। 6 अप्रैल 1919 और 10 अप्रैल 1919, ठीक है। तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में विद्रोह हुआ, भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। तो इसके ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया था। फिर एक घटना होती है, आपने देखा था, जलियांवाला बाग, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, ठीक है, हत्याकांड। ध्यान देंगे इसको, बढ़िया है, अच्छा छपेगा क्वेश्चन, पूछा भी जा सकता है आपसे। तो होता क्या है, देखिए बैसाखी का पर्व था, ठीक है, अमृतसर के, कहां पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे, कुछ बैसाखी के पर्व के उपलक्ष्य में वहां लोग इकट्ठे होते हैं। उनको ये नहीं पता था कि यहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोग इकट्ठे होते हैं, ब्रिटिश सरकार के इस रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं। इसी दौरान वहां के सैनिक शासक जनरल डायर को इस बात का पता चल जाता है कि भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के कानून के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए हैं। वो वहां जाता है, उस बाग के जितने भी दरवाजे होते हैं उनको बंद करवा देता है और अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और हजारों से लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं। इस भारतीयों पर होने वाली इस जघन्य, ठीक है, अपराध को, इस जघन्य हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, अगर पूछता है जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है, जो कुछ पंजाब के सूबे के जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में और बैसाखी के पर्व के उपलक्ष्य में वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं। लेकिन जनरल डायर के द्वारा जो निकास द्वार थे उनको बंद करवा के अचानक गोली मारने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे भारतीय लोगों ने, जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने, इनमें हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश में आक्रोश था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसी आक्रोश को नई दिशा देने के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की चर्चा की। उनका मानना था कि जो असहयोग आंदोलन आवश्यक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो चल रही है वो भारतीयों के सहयोग से चल रही है। इसके लिए 1920 में
हुए नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान देंगे, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 का, ठीक है, वहां पर इसकी चर्चा की थी कि किस तरीके से इस आंदोलन की चलाया जाएगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी। तो इन्होंने बताया था कि हम पालन करेंगे सत्याग्रह का। ध्यान देना, क्वेश्चन, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह किसे कहते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या है। तो देखिए, देखिए सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। गांधी जी का मानना है कि सत्य को ग्रहण करने वाला, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने विरोधी का, ध्यान रखना, कभी भी अपने विरोधी का, ठीक है, ध्यान देंगे, मन, वचन और कर्म से, ठीक है, अहित नहीं चाहता है। ध्यान देंगे इस चीज को, यानी मन से न वचन से अपने विरोधी का अहित नहीं चाहता है, वही वास्तव में होता है सत्याग्रही। ये मार्ग अडिग है, कोई भी कठिनाई आए लेकिन हमें अपने विरोधी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना है, उसके अंतरात्मा को जीतकर अपने आप को विजयी बनाना है। तो सत्याग्रह पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह होता है सत्य का के लिए किया गया आग्रह। उनका मानना था कि अंतरात्मा की आवाज से, ठीक है, जो विरोध आंदोलन किया जाता है, जिसमें मन और वचन और कर्म से अपने विरोधी का हित नहीं चाहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मार्ग को सत्याग्रह कहा जाता है। क्योंकि प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ध्यान देंगे। तो ये सत्याग्रह वाला प्रश्न हो गया। तो ये चर्चा चली थी नागपुर अधिवेशन में कि आप किस मार्ग का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से आंदोलन होगा। तो उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सहयोग से चल रही है, तो सबसे पहले हमें ब्रिटिश सरकार का क्या करना होगा, असहयोग करना होगा, असहयोग की नीति अपनानी पड़ेगी। इसके बाद आपको हम बताएं, चर्चा हुई, इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, सूत्रपात होता है। वो कैसे होता है, जनवरी 1921 की बात थी। तो देखेंगे असहयोग आंदोलन में क्या क्या होता है। नंबर 1 देखते जाएंगे आप, मैं विस्तार से बताता जाऊंगा असहयोग आंदोलन में क्या होता है, किस तरह से गतिविधियां होती हैं। ये जनवरी 1921 में शुरू हो जाता है, इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी चलता है। तो क्या क्या नीति अपनाते हैं गांधी जी। तो सबसे पहले जो भारतीय हमारे कर्मचारी थे, ठीक है, जो हमारे वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, हमारे जो छात्र थे उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले देखिए, छात्रों ने, ठीक है, छात्रों ने स्कूल, ठीक है, कॉलेज जाना छोड़ दिया, पहली चीज। दूसरा हम देखें, सभी भारतीय कर्मचारियों ने, सभी भारतीय कर्मचारियों ने ठीक है, सभी भारतीय कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। तीसरा और क्या हुआ था, विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया गया। इसके बाद विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी जो सामान था उसका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, जो वकील लोग थे
उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। ठीक है, वकीलों ने क्या कर लिया, वकालत करना छोड़ दिया। और भी कई घटना हुई। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के लिए सबसे पहले हमने नीति अपनाई थी कि हमें ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। छात्रों के लिए, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, सभी ने, जितने भी भारतीय छात्र थे उन्होंने अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज सब जाना छोड़ दिया। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। जो भारतीय कर्मचारी थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी। विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। ये पूरी स्थिति बन के सामने आती है असहयोग आंदोलन के दौरान। कुछ देखिए बातें रहती हैं इसकी विफलता के लिए, क्या क्या बातें रहती हैं आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन क्यों असफल हो जाता है, क्या होता है, वो बातें आप देखेंगे। क्योंकि ये आंदोलन शुरू किया था लेकिन उससे पहले हमने बढ़िया तैयारी नहीं की, ना तो स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की, ना जो हमारे भारतीय कर्मचारी थे उनके लिए व्यवस्था की थी। तो कुछ खामियां रही थी, लेकिन यह आंदोलन भारतीय इतिहास में, भारतीय राष्ट्रवाद में एक मील का पत्थर साबित होता है। ये आंदोलन अपनी रफ्तार से चल रहा था। इसमें महिलाएं, पुरुष सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। इसी दौरान एक घटना होती है, आप ध्यान देंगे उस घटना के बारे में, उसको जानेंगे क्या क्या घटना होती है। तो देखिए, एक घटना होती है चोरी चोरा का, ध्यान देंगे। एक घटना होती है, विशेषकर आप ध्यान देंगे, कौन सी होती है, चोरी चोरा कांड। देखिएगा, अगर आप भारतीय करता है तो लिखना है कांड, अंग्रेज करें तो लिखना हत्याकांड। ध्यान देना इस चीज को विशेषकर आप सब, कि आप भारतीय लोग करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में तो हम कुछ नहीं, छोटी मोटी घटनाएं करते हैं। अंग्रेजों को मार देते हैं तो छोटी मोटी घटनाएं, अगर हमें मारा जाता है तो बहुत बड़ा हत्याकांड। क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड था और चोरा चोरी क्या था, एक कांड था। तो देखेंगे चोरा चोरी की घटना को। देखिए, आप ध्यान देंगे, कई कई पुस्तकों में आप कहीं कहीं हर जगह देखिए 2 तारीखें मिल जाएंगी आपको, 4 और 5 फरवरी। ध्यान दें, 4 फरवरी मिल जाएगा, कहीं 5 फरवरी मिल जाएगा। तो आप देखेंगे, वैसे आप साधारण लिख सकते हो फरवरी 1922 को। कब? फरवरी 1922। ठीक है, ये कहां घटना होती है? ठीक है, राज्य होता है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य होता है? उत्तर प्रदेश राज्य होता है। ठीक है, जिला होता है गोरखपुर। ठीक है, ध्यान देंगे, जिला गोरखपुर, और स्थान होता है चोरी चोरा। विशेष का आप ध्यान देंगे, इस चीज को बिल्कुल सरल है। फरवरी 1922 को, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक जुलूस निकल रहा था, एक विद्रोही जुलूस निकल रहा था, ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक जुलूस निकल रहा था। वहीं एक चौकी स्थापित होती है। उस चौकी में जो पुलिसकर्मी थे, जो हमारे जुलूस निकाल रहे भारतीयों से मुठभेड़ हो जाती है। हमारी गुस्साई भीड़ ने उस पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है, जिसमें 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा जिंदा जल जाते हैं। ध्यान देना, कितने? 21 जो पुलिस वाले हैं और एक दरोगा क्या होते हैं, जिंदा जल जाते हैं। और इस कांड को कहते हैं चोरी चोरा कांड। इस हिंसक घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का क्या लिया, निर्णय लिया। चलिए, एक एक टॉपिक को ध्यान दे देंगे। बिल्कुल, तो अपना चोरा चोरी हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सत्याग्रह हो गया। इसके बाद हम बात किए थे रॉलेट एक्ट हो गया। रॉलेट एक्ट, हम खिलाफत की बात किए हैं, खिलाफत आंदोलन। इसके बाद हम बात करते हैं 1928 की घटना होती है,
उसको देखिए 1928 की एक घटना होती है। तो 1928 में घटना होती है, उसको कहते हैं साइमन कमीशन। क्या होता है? साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन क्या है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए सुधार, भारतीयों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया था साइमन कमीशन। लेकिन ये आयोग था भारतीयों के लिए, लेकिन इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। विशेष ध्यान देंगे 1928 में ये जब साइमन कमीशन बंबई आता है, तो भारत में आते ही साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं। हमारे गुजरात में लाला लाजपत राय के द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, और इसी साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप लाठियां भी खानी पड़ती हैं, जिन्होंने कहा था कि मेरे सिर में पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के शासन में जो ताबूत है उसमें कील की तरह साबित होंगी। ठीक है, ये साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। एक घटना होती है 1928 में भी, आप देखेंगे वारदौली किसान आंदोलन। पूछा जा सकता है आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा गया है। वारदौली कहां पड़ता था? गुजरात में, ध्यान देंगे। ठीक है, और इस आंदोलन की नेतृत्व कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। आप कहेंगे मैंने सरदार क्यों नहीं लिखा है, तो आप जानेंगे कि बारदौली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ध्यान देना इस चीज को, जो सरदार शब्द का प्रयोग किया गया था, सरदार की जो उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, वो वारदौली की महिलाओं ने दी थी। तो वारदौली में किसानों की समस्याओं को जानकर उनके लगान, बढ़ते हुए लगान को कम करवाने के लिए 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसे वारदौली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ध्यान देना, नोट कर लेना विशेषकर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ नींव हिली थी अंग्रेज शासन की, और उस हिली हुई नींव को उखाड़ने के लिए महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन शुरू करने की बात की। उनका मानना था कि अंग्रेज अब नहीं मानेंगे, उनको मनवाने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको यहां से भगाने के लिए हमें एक नया आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, एक नई नीति अपनानी पड़ेगी। ध्यान देंगे, तो कौन सी नीति अपनाई गई थी? वो थी सविनय अवज्ञा। ठीक है, कौन सा आंदोलन शुरू होता है अब? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बेहतरीन प्रयास महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, भारतीय जनमानस को एक नई दिशा देने की। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के कानूनों की हमें विनय के साथ क्या करनी होगी? अवहेलना करनी होगी। तो उस समय क्या था, नमक पर भारी कर लगाया था, किसी भी भारतीय को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने नमक को ही अपना हथियार बनाया था। उनका मानना था कि हमें सबसे पहले नमक कानून का उल्लंघन करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने शुरू की थी दांडी मार्च। ध्यान देंगे आप, दांडी मार्च। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है दांडी मार्च क्या है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? अच्छा प्रश्न बन सकता है। या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए। तो क्या होता है, घटनाएं देखेंगे आप, इसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज याद रखेंगे घटना क्या थी। ठीक है, तो देखेंगे घटना थी क्योंकि गांधी जी ने इरविन को एक 11 सूत्री मांगे रखी थी। उन्होंने कहा था अगर आप 11 सूत्री मांगों को नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ आंदोलन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये
12 इसी जब उनकी बातें नहीं मानी गई, 11 सूत्री घटना मांगों को नहीं माना गया, तो 12 मार्च 1930 को आप ध्यान देंगे, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों को साथ में लेकर, किसको लेकर, 78 अनुयायियों को साथ में लेकर साबरमती से, कहां से, साबरमती से, ठीक है, कहां से, साबरमती से, कहां के लिए, दांडी तट, किसके लिए, दांडी तट के लिए, ठीक है, निकल पाए। 240 किलोमीटर की यात्रा अपने 78 अनुयायियों को साथ में लेकर धीरे धीरे गांव में जाते रहे, लोग साथ में जुड़ते रहे। आखिरकार अगर हम बात करते हैं 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तट पहुंचकर अपने हाथों से क्या बनाया था उन्होंने, नमक बनाकर, कौन सा कानून तोड़ दिया, नमक कानून की अवहेलना कर दी। और इसी मार्च को, इसी सत्याग्रह को क्या कहा जाता है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कहा जाता है। एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इरविन को 11 सूत्री मांगे दी थी, 11 मार्च तक इनकी जब बातें नहीं मानी गई, तो 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों को साथ में लेकर महात्मा गांधी साबरमती से दांडी तट की ओर प्रस्थान किया। ये 240 किलोमीटर का सफर था। रोजाना ये लोग चलते रहे। आखिरकार 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला रहेगा, देखिए नमक सत्याग्रह हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 5 मार्च 1931। एक घटना होती है, एक समझौता होता है, तारीख ध्यान रखेंगे, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को, ठीक है, गांधी इरविन समझौता होता है। कौन सा समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन की बात होती है, तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन वहां उनसे कोई वार्तालाप नहीं होता है, कोई बातें नहीं होती हैं। इसके बाद उन्होंने तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें नहीं पूछेगा, मान लीजिए कंपटीशन क्लास में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। खासकर ध्यान देंगे आप, तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, जो हमारे दलित दमित जो समूह थे उनके लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। गांधी जी ने बी.आर. अम्बेडकर को समझाया और समझाने के बाद बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। ध्यान देना, 1932 में होता है पूना पैक्ट। किसके मध्य में होता है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है। गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं और क्या क्या घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो देखेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ दलों ने, ठीक है, कुछ दलों ने भारतीय जो निर्वाचन पद्धति थी या जो भी विधानसभा थी उसमें भाग नहीं लिया था। तो खासकर हम बात करते हैं उस समय की, जो हमारी मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि हमें बंगाल और जो हमारा खासकर जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ हमें हमारी संख्या में के अनुपात में सीटें दी जाएं और इसके अलावा अन्य जगह हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग ने खासकर चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही थी, ठीक है। और क्या होता है इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग, क्या क्या होता है। एक बात आती है गिरमिटिया मजदूर की, इसके बाद चर्चा करेंगे आपसे हम।
ठीक है, गिरमिटिया, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, गिरमिटिया मजदूर। तो देखिए, जब हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे उस समय क्या होता था आपको बता दूं, तुर्की, ठीक है, गुयाना, या अगर बात करें वेस्ट, ठीक है, इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज वगैरह, ठीक है, ध्यान देंगे। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, कुछ लोगों को या कुछ भारतीय लोगों को विशेष अनुबंध के आधार पर, ये ध्यान रखेंगे किसके आधार पर, विशेष अनुबंध के आधार पर, विशेष अनुबंध मतलब उनसे फिक्स कर लिया जाता था कि आपको इतना वेतन मिलेगा, आप 2-3 साल तक घर नहीं आ सकते हो। तो भारतीय मजदूरों को तुर्की, गुयाना या वेस्ट इंडीज में विशेष अनुबंध के आधार पर मजदूरी करवाने के लिए ले जाता था। ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ध्यान देंगे, गिरमिटिया मजदूर क्या है, तो विशेष अनुबंध के आधार पर जो भारतीय मजदूर थे उनको तुर्की, गुयाना, वेस्ट इंडीज वगैरह में ले जाया जाता था। ऐसे मजदूरों को क्या कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद हमारी जो चर्चा होगी, ठीक है, वो हम बात करेंगे कि बागानों में स्वराज्य क्या हुआ, ये आंदोलन का प्रभाव कहाँ कहाँ देखा गया। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, प्रथम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कब की बात थी, तो 26 जनवरी 1930, ठीक है, जो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, वो दिवस मनाया जाता है कब, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। आप विशेष ध्यान देंगे इस चीज को, क्योंकि जो हमारा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछ ले जाता है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। तो लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग, विशेष का ध्यान देंगे आप। और इसी पूर्ण स्वराज्य को साकार करने के लिए 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ध्यान देंगे आप, ठीक है। हमारा जो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हमारा जो संविधान, क्योंकि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर तक, लेकिन 26 जनवरी को हमने जो लागू किया था उसका मूल कारण था हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो हमारा जो पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। क्योंकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हमारा विश्वास है किसी भी समाज को किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी प्रकार से धारणीय करना होगा। ये भारतीय जनमानस की मांग है कि हमें पूर्ण स्वराज्य और स्वतंत्रता देनी होगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे वाले टॉपिक पर। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद हम बात करेंगे गांव में आंदोलनों को कैसे लिया गया, क्या क्या भारतीयों ने क्या क्या किया, ठीक है। तो देखिए आंदोलन, जो हमारे आंदोलन हुए थे, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन, उन सब में भारतीय लोगों की क्या स्थिति रही थी, आंदोलनों में भारतीयों की भूमिका। तो हमारा टॉपिक पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे, ध्यान देंगे, कौन से आंदोलन, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे, ठीक है। तो जनता की भूमिका, जनता की भूमिका,
तो आप देखेंगे क्या क्या रहा था। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग सबने लिया था, सबकी भागीदारी थी, लेकिन सबकी स्वतंत्रता का नजरिया सबका अलग था। क्योंकि अगर हम बात करें किसानों की तो किसानों के का प्रमुख मुद्दा था लगान में कमी हो। जो लोग वो बटाईदार हैं, अगर जो बटाई पर कर रहे हैं, बटाईदारों को ठीक है छूट दी जाए। किसानों पर जो कर लगाए हैं उनमें माफी दी जाए। इस आधार पर वो लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं। अगर हम बात करते हैं महिलाओं ने इन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, आपको हम बताएं। खासकर हम बात करते हैं शहरों की महिलाएं और गांव की महिलाओं ने भी बराबर की भागीदारी निभाने का प्रयास किया था इन आंदोलनों में। अगर हम बात करते हैं बागानों की, किसकी बात करें, बागानों में आंदोलन क्या रहते हैं, तो देखिए यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर रहा करते थे। विशेष अनुबंध के आधार पर बागानों में अंग्रेज लोग काम करवाते थे। तो ये लोग जो मजदूर रहा करते थे वो इन बागानों से जो अनुबंध वाली जो नरकीय जीवन था उससे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो ये स्थिति थी भारतीय आंदोलनों में भाग लेने की। इसके बाद हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति डमाडोल थी, भारत पर सैनिक बल लाद दिया था। ऐसी स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और इसी दरमियान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। पूरे जोश के साथ इस आंदोलन में भारतीयों ने भाग लिया। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान स्वतंत्रता क्रांतिकारियों ने बढ़कर बड़े जोश से भाग लिया और अंग्रेज सरकार को यहां से उखड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ होता है और महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया जाता है। इसके बाद हमारा आजादी का जो बिगुल था पूरे विश्व में बनकर सामने आता है और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना के पीछे क्या क्या थे, लोगों को राष्ट्रवाद या आंदोलनों में जोड़ने के लिए क्या क्या किया। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ाव के प्रयास, ध्यान देंगे क्या क्या प्रयास किए गए। नंबर 1 हम बात करते हैं, भारत माता का चित्र बनाया गया। क्या बनाया गया, भारत माता के चित्र बनाए गए, तिरंगा बनाया गया, ठीक है, देश की एकता के लिए विभिन्न, ठीक है, देश की एकता को स्थापित करने के लिए, सभी को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए, जिससे भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हों और भारतीय जल्दी से जल्दी अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाए।
अगर इस टॉपिक में कुछ भी रह गया है तो अगले टॉपिक में देख लिया जाएगा। जब तक मेरे टॉपिकों को लगातार, इन पाठों को लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें।